डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी की सौगात। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर किया वार। कहा, कांग्रेस ने एआई समिट को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा। 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। जापान में हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा करेंगे सीएम योगी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। सीएम धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन में मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। 34 अहम विकास कार्यों का किया शिलान्यास। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पर मारपीट का आरोप। नाराज कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। विपक्ष ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा समय घटकर 55 मिनट हो गया है। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब योजनाएं लटकती और भटकती नहीं है। पीएम ने मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। अब सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। देश में यह पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के अंदर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ सकते हैं। इसके साथ ही पीएम ने एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम ने कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ किया वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति
मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस AI समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने AI समिट में हुए हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के सामने हंगामा करना गलत है, इससे देश की छवि खराब होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का अपमान होता है। इसके साथ ही उन्होंने झांसी में चल रही बीड़ा योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जमीन कौड़ियों के रेट में जबरन छीनी जा रही है, जबकि किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता। यह किसानों के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने 1 साल पहले हुए झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने झांसी पुलिस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस लगातार गांजा पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने 2027 में पीडीए के दम पर सबसे अधिक सीट लाने की बात कही। कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए आपकी खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है। बताओ झांसी में ये क्या वजह है? झांसी ललितपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं। बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ा गया। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटखे वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में भागलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दानवीर भामाशाह चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जताया और प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भागलपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि कांग्रेस की यह साजिश और प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता अश्वनी जोशी मुंटी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसे देश हित के खिलाफ बताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। इसी बीच बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। पुलिस ने बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग बनाने वाले 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पाकिस्तान, ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक ऑपरेशन के तहत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इन आरोपियों को अब दिल्ली लेकर आ रही है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। उनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल है। बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। इस आतंकी मॉड्यूल ने 8 फरवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों और मेट्रो में भड़काऊ पोस्टर लगाए थे, जिनमें कश्मीर से जुड़ी बातें भी लिखी गई थी। भड़काऊ पोस्टर में फ्री कश्मीर जैसी बातें लिखी हुई थी। जब दिल्ली पुलिस ने पोस्टर को लेकर जांच शुरू की तो इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को तिरुपुर जिले के उथुकुल्लू
पंडलम और तिरुमुंगरपुड़ी स्थित गारमेंट्स यूनिट से गिरफ्तार किया। दरअसल हाल ही में जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब दिल्ली में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला है। संगठन भीड़भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयब भारत के बड़े शहरों में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहा है। आतंकी हमले के हाई अलर्ट के बाद पुरानी दिल्ली में लाल किला के आसपास और चांदनी चौक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके एक शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में दर्ज हुआ और इसमें पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। एफआईआर के मुताबिक यह मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच का बताया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। इनमें एक नाबालिग बताया गया है। याचिका शिकायतकर्ता के रूप में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आया है, जिनके पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पीड़ित लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन डर और दबाव के चलते सामने नहीं आ पा रहे थे। एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि 2025 के कुंभ मेला और 2026 के माघ मेला के दौरान लगे शिविरों में भी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोप है कि शिविर के भीतर ही नहीं बल्कि स्वामी के कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी शोषण की घटनाएं हुई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा के अलावा पॉस्को एक्ट की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही 2-3 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं वेदपाठी बटुकों से शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में कहा कि आरोप लगाना अलग बात है और उसे साबित करना अलग बात। अगर हम वैसे होते तो चिंता करते, लेकिन जब हम निर्दोष हैं तो हमें किसी बात का भय नहीं है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस यूपी सरकार की है तो वह क्या रिपोर्ट देगी, लेकिन हम फिर भी न्यायालय पर भरोसा करते हैं और न्यायालय में जब बात आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आशुतोष ने कोर्ट में 2 अलग-अलग शपथ पत्र दिए हैं, जिनमें अलग-अलग कहानियां हैं। उन्होंने दावा किया कि जब एक ही व्यक्ति एक ही मामले में 2 अलग-अलग बयान देता है तो साफ है कि उनमें से एक झूठा है। ऐसे में जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आशुतोष को हिस्ट्री शीटर तक बताया और कहा कि उनके खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूरे मामले को बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि यह उन्हें बदनाम करने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी आगामी यात्रा और गौरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रियता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोकने के लिए इस तरह के झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पर शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार नौटियाल से मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगा। घटना के बाद शिक्षा निदेशालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों में दहशत के साथ भारी नाराजगी देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी मुद्दे को लेकर विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय देहरादून में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर फैलते ही शिक्षा निदेशालय में कामकाज प्रभावित हो गया।
कर्मचारियों में आक्रोश इस कदर बढ़ा कि उन्होंने कथित तौर पर विधायक को कार्यालय के भीतर ही घेर लिया और कमरे में बंद कर दिया। हालांकि बाद में विधायक के समर्थक मौके पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लिया। इस दौरान परिसर में तनावपूर्ण माहौल भी बना रहा। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो सामान्य कर्मचारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें। इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने घटना की निंदा करते हुए इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि विधायक की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। गरीब ग्रामीणों को मदद का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई और साख पर डाका डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। अमरपुर के विदनचक गांव में एक सीएसपी संचालक और उनके कर्मचारी पर धोखाधड़ी और गबन के संगीन आरोप लगे हैं। विदनचक निवासी रामविलास ठाकुर, वीणा देवी, किरण ठाकुर और अर्चना कुमारी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 25,000 रुपए का लोन दिलाने का लालच दिया गया था। सीएसपी कर्मी गुलशन कुमार ने लोन पास कराने का भरोसा दिया। फिंगरप्रिंट लेकर पीड़ितों को वादे के मुताबिक 25,000 रुपए तक दे दिए। हद तो तब हो गई जब कर्मी के पिता वीरेंद्र मांझी ने काम कराने के बदले घर जाकर पीड़ितों से 3,000 रुपए कमीशन भी वसूल लिया। मामले की पोल तब खुली जब एसबीआई की अमरपुर शाखा से पीड़ितों को कॉल आया। बैंक ने बताया कि उनके नाम पर बड़ी किश्तें बकाया हैं। जब ग्रामीणों ने बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाए तो उनके पैरों तले ही जमीन खिसक गई। पीड़ितों के नाम पर 54,000 रुपए का लोन दर्ज था, जबकि उनके हाथ में सिर्फ 25,000 रुपए ही मिले थे। बाकी की रकम कथित तौर पर आरोपियों ने डकार ली थी। जब पीड़ितों ने सीएसपी संचालक कामेश्वर शाह और कर्मी गुलशन से इस विसंगति पर सवाल किया तो आरोपियों ने अपनी गलती सुधारने के बजाय ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की और उन्हें वहां से भगा दिया। पीड़ितों ने अमरपुर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी है। छानबीन के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और इसकी निगरानी स्वयं उनके स्तर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ देना है जहां आने वाले श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेकर लौटे। सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है और अखाड़ों व संत समाज से संवाद स्थापित करने पर पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कुंभ मेला पूरी गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है।
गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया। उपराष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। भव्य नव्य अयोध्या देखकर वे प्रफुल्लित हो उठे। इसके पहले शनिवार सुबह वे प्रतिनिधि मंडल के साथ निजी वाहन से वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। शंखनाद व कलाकारों के भावपूर्ण नृत्य के बीच एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। वहां खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, मिल्कीपुर के विधायक चंद्र भानु पासवान, कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने उनकी आगवानी की। देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी रविवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति व समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। वीआईपी मूवमेंट के कारण परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद रही। वहीं श्रद्धालुओं के बीच भी खास उत्साह देखा गया। दर्शन के उपरांत अडानी ने मंदिर परिसर का संक्षिप्त भ्रमण किया और स्थानीय पुजारियों से बातचीत भी की। गौरतलब है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख स्थान रखता है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उद्योग जगत के बड़े नाम के आगमन से मंदिर परिसर में दिन भर हलचल बनी रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।